आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब छुपी हुई गुडविल। छुपी हुई का मतलब क्या हुआ? छुपी हुई का मतलब ये हुआ कि कोई भी जब एडमिशन का क्वेश्चन होता है ना, उसमें गुडविल का क्वेश्चन अराइज होना ही चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम लोग कोई पहले से बिजनेस कर रहे हो, उसमें अगर ये एक न्यू पार्टनर आया तो तुम्हारी कुछ तो गुडविल थी ना जिसका बेनिफिट उसे मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन इज नॉट टॉकिंग अबाउट गुडविल तो इसका मतलब उसमें हिडन गुडविल है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हिडन गुडविल? हिडन गुडविल की वैल्यू आएगी वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। कैसे निकालेंगे? पहले तो हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकालना। मान लो आपके पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशो में। इनकी कैपिटल हमें दी हुई है 5 लाख, 4 लाख। हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है टोटल मिला के 30,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है 10,000। ठीक है, सी एक नया पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर और वो कैपिटल लेकर आया 6 लाख की। ठीक है, वो 6 लाख की कैपिटल लाया। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 1/4 के लिए 6 लाख लाया है तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 24 लाख। 1/4 शेयर इज इक्वल टू 6 लाख, तो फुल शेयर इज इक्वल टू 24 लाख माइनस total adjusted capital of all partners including new partner। adjusted का मतलब क्या हुआ? जो हम जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट ऑफ होता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है, मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स हैं सब करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल आ रही है न्यू पार्टनर की मिला के, मतलब हमने इसमें इन दोनों की कैपिटल ले ली 5 लाख एंड 4 लाख, 9 लाख। और एडजस्टमेंट कौन सी होगी इसमें? जनरल रिजर्व प्लस होगा और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस होता है, क्योंकि हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर में भी किया था कि जो जनरल रिजर्व है वो कैपिटल के क्रेडिट साइड आता है और जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है वो डेबिट साइड आता है। तो जनरल रिजर्व प्लस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस हो गया, एंड इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर की कैपिटल है 6 लाख। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 24 लाख माइनस कितना हो गया टोटल मिला के? 15,20,000। तो फर्म की कैपिटल गुडविल कितनी हो गई? 8,80,000 हो गई मेरे ख्याल से। तो और हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमने सी का शेयर निकाला 880 इंटू 1/4 220, और हमने ये केस मान लिया कि व्हेन न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यानी कि जर्नल एंट्री क्या हो गई? सी इज करंट अकाउंट डेबिट to AS capital account to B's capital account। किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। हाँ बोलो ना।
जब भी न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता तो हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से डेबिट करते हैं। नीचे वाले जो पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनका कैपिटल अकाउंट ही होता है अनलेस एंड अनटिल वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम ना हो। अगर वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो हम करंट से करेंगे, अदरवाइज हम कैपिटल से ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर दिया, 88 आ गया और ये आ गया 132। समझ में आया हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट? पक्का? चलो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें बताओ जरा, क्वेश्चन बोलो क्या है? आसीन है एंड क्या रेशियो है इनका? कुछ भी नहीं गिवन है तो 1:1 हो गया। ठीक है, कौन है? अजय आया 1/5 शेयर कैपिटल लाया। ठीक है, ये वो कैपिटल लाया। ठीक है ना। फिर हमें असेट्स दिए हुए हैं 15 लाख और लायबिलिटीज दी हुई हैं 5 लाख। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। अब देखो, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कैपिटल आ जाएगी आसिन एंड श्रेया की। कितनी आ जाएगी? 10 लाख। अब हमारा गुडविल की वैल्यू क्या होती है? टोटल गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर इंटू 5 कर दिया, 5 लाख इंटू 5 माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स 10 लाख प्लस 5 लाख। तो ये कितना आ गया इसका डिफरेंस? 10 लाख। इसमें से अजय का शेयर 10 लाख इंटू 1/5 2 लाख। तो क्या हो गई? अजय करंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू आसिन कैपिटल अकाउंट और टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मिटा दो, हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि चेंज इन पीएसआर में था। जैसे कि वही ऑल्टरनेट नेम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, हाँ चालू ही है। अब मेरे को बीच में से कट करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। नॉमिनल नेचर है डेबिट एंड क्रेडिट टू जितनी भी इंक्रीज इन लायबिलिटीज हैं वो यहाँ आ जाएंगी, जितनी भी डिक्रीज इन असेट्स हैं वो यहाँ आ जाएंगी। कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कोई भी प्रोविजन मेड। नॉमिनल नेचर है तो डेबिट में सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आएंगे। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है जो कि हमारा चेंज इन पीएसआर में, कुछ भी चेंज नहीं है। बाय इंक्रीज इन असेट, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, unrecorded assets
अब अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो लॉस और इधर आएगी तो प्रॉफिट, या तो ये फिगर आएगी या ये फिगर आएगी। अब डिफरेंस क्या है, जब हम चेंज इन पीएसआर कर रहे थे तो चेंज इन पीएसआर में जितने भी पार्टनर थे सबके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। क्रक्स वही चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले। एडमिशन के केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड पीएसआर, ठीक है ना। अगर लॉस भी है तो भी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पीएसआर, क्योंकि कोई भी न्यू पार्टनर ना तो प्रॉफिट एंजॉय करेगा और कोई भी न्यू पार्टनर ना ही लॉस बियर करेगा। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन है दैट ऑलवेज गोज टू ओल्ड पार्टनर्स। अब अगर इसमें हम किसी की भी बात करें, जैसे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी था, हमने चेंज इन पीएसआर में किया था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पीएसआर में। और अगर जितना हमने क्लेम है वो क्लेम अगर फंड से ज़्यादा हो तो क्या होता है, क्या होगा, या तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इज इक्वल टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम होगा, या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड ज़्यादा होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम से, या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कम होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम से। तो अगर तो इक्वल है तब तो कुछ दिक्कत ही नहीं, ये जो क्लेम है इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो कर देंगे, बस खत्म बात। अगर फंड ज़्यादा है तो ये जो क्लेम है ये तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में चला जाएगा, और जो डिफरेंस अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना। और अगर वर्कमैन कंपनसेशन कम है तो भी ये तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएगा ही, और जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा। समझे, याद है चेंज इन पीएसआर का कि नहीं है, याद है, याद है, समझ में आ गया, शॉर्ट में लॉन्ग में समझाऊं, पक्का, क्योंकि मैं समझाऊंगी फिर तुम लोग को बोर फील होगा कि मैम ये तो भी आपने कुछ दिन पहले कराया था, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही करा रही हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना पक्का। अब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की बात करें। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर बराबर है कितने के, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में, अगर कोई मार्केट वैल्यू में चेंज ही नहीं आया तो, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, चेंज इन नहीं बल्कि डिक्रीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब नो ट्रीटमेंट, क्योंकि जितना भी फंड था वो उसकी वैल्यू को कम करने में चला गया। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ज्यादा है, डिक्रीज, चेंज में मत लिखो, डिक्रीज ही लिखो सिर्फ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ज्यादा है लेकिन हमारी जो मार्केट वैल्यू कम हो रही है इन्वेस्टमेंट की वो उतनी नहीं है। जैसे कि अगर हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 है लेकिन मार्केट वैल्यू जो कम हुई है उसमें से 4,000 ही यूज हुआ, 16,000 बच गया, तो जो डिफरेंस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में चला जाएगा। ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कम है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो फंड कम पड़ गया, तो उस केस में जो भी डिफरेंस होगा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई तो जो इंक्रीज वाला पार्ट है
वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि किस तरह से हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट करेंगे। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर्स में रिटर्न ऑफ होगा ओल्ड पीएसआर में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आइटम्स हैं चेंज इन पीएसआर वाली सेम ट्रीटमेंट पे चलेंगी। उसमें बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर था, एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर होगा, क्योंकि वो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस है। पूरा आगे तक यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे चैप्टर्स तुम्हारे 70% हो गए, समझ लो। एक ही कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। समझ में आई बात, पूरी कहानी? पक्का? ठीक है, नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। किस केस में? ये हाँ, फिर ये लॉस हो गया ना, दो पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा। ये करो, फिर मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करके दिखा। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखो, इसमें क्या है? आशीष एंड विशेष वर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट हमें गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, असेट्स गिवन है। 1st April 2022 Manya was admitted for 1/4 share. Manya will bring 1 lakh as capital and 50,000 as his share of goodwill. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। अब हमेशा ध्यान रखो, जब भी ओवर वैल्यूड लिखा होगा इसका मतलब वो पहले से उसकी वैल्यू ज़्यादा है, हमें वहाँ पे डेप्रिशिएट करना है। और जब भी लिखा होगा अंडर वैल्यूड तो उसका मतलब है उसकी वैल्यू पहले से कम है, हमें उसे एप्रिशिएट करना है। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें करनी है जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे? ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कैश एट बैंक लिखा हुआ है असेट साइड पे। अब क्योंकि असेट साइड पे कैश एट बैंक है तो हम बैंक से एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मान्यास कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाए? 1 लाख। कितनी गुडविल लाए? 50,000। तो हमने डेबिट में लिख दिया 1,50,000। हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तब भी हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करनी ही करनी है। मतलब इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। किन लोगों में? टू आशीष कैपिटल, टू विशेष कैपिटल। आशीष कैपिटल और विशेष कैपिटल रेशो क्या रहेगी? हमें न्यू रेशो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो 3:2 में ही कर देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया तो एक लायबिलिटी कम हो रही है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वो पे किया है, वो लायबिलिटी हमारी खत्म इसलिए हुई क्योंकि हमने पे किया है, वो वैसे रिड्यूस नहीं हुई तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। टू बैंक, क्योंकि हमने पेमेंट किए हैं एक लायबिलिटी की। ठीक है, जैसे असेट्स परचेज करने पर असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एक असेट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है।
डबल इफेक्ट आ गया ना, यहाँ पे भी डबल इफेक्ट आ गया ना। लायबिलिटीज अगर कम हो रही हैं तो असेट्स भी कम हो रहे हैं। कितने से? 20,000 से। फिर नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, मतलब हम उसे कम करना है। कम करना है तो वो लॉस हो गया। लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितने से हो जाएगा? 12,000 से। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन के डेबिट में एक ही फिगर आई है तो ये लॉस हो गया। लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट में, क्योंकि लॉस होने से कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? कम होते हैं। तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट, अब इसमें हम न्यू पार्टनर को नहीं लेंगे, टू रिवैल्यूएशन, समझे? इसमें न्यू पार्टनर को हमने नहीं लिया। कितना? 12,000 का है, 3:2 में करेंगे। ये हो गया 4800 और ये हो गया 7200। ये तो जितनी एडजस्टमेंट थी उतनी हो गई। अब देखो बैलेंस शीट में तुम्हें असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि वो लॉस है। अगर असेट साइड पर है तो वो लॉस है। लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में जाएगा आशीष कैपिटल अकाउंट, विशेष कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस है? 10,000। तो कितना कितना आ गया ओल्ड रेशो में? 6 and 4। ठीक है, तो ऑन एडमिशन ऑफ मान्या हमें ये टोटल 6 एंट्रीज यहाँ पास करनी है। समझ में आया? क्लियर? नोट डाउन कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 51। देखो 51 में क्या है? दो पार्ट्स हैं। पहले मैं 51 का ए पार्ट कर रही हूँ। ए पार्ट में क्या है? इन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मोरारी एंड वोरा 3:2 उनकी रेशियो है। लायबिलिटीज दी हैं, असेट्स दी हैं। ए के नीचे एडजस्टमेंट दिया है। न्यू पार्टनर कृष्णा वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ₹900। मतलब हमें ऊपर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना दिया है? 7200। तो अब एक एक आइटम पे आते हैं। हमें ऊपर दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डेबिट 30,000। कंबाइन एंट्री कर लिया करो। कंबाइन एंट्री करने से ये फायदा होता है कि नरेशन कम लिखनी पड़ती है, और बार बार एक ही 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, 3 बार लिखोगे कितना टाइम जाएगा? कोशिश किया करो क्लब कर दो, जैसे कि कंटिजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एटलीस्ट इन 3 को तो कर ही सकते हो। तो 2700 और 18,000। अभी उसके लिए एडजस्टमेंट दिए ना, इसलिए उसको एकदम से साथ में नहीं लेंगे। क्लबिंग करनी चाहिए हमेशा सेम टाइप ऑफ एंट्रीज की। आईएफएफ की भी एडजस्टमेंट हमें दी हुई है ना, इसलिए हम उसको अलग से करेंगे। जिसकी भी एडजस्टमेंट होगी उसको अलग रखो, वरना वो ज्यादा, देखो शॉर्टकट लेना अच्छी बात है लेकिन ज्यादा शॉर्टकट लेना खतरनाक हो जाता है। ठीक है? तो अब ये 3 हमारे पास हो जाएंगे। मुरारीज कैपिटल अकाउंट, वोहराज कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना हो गया? 30, 40, 50,700। और रेशो क्या है? डिवाइड बाय 5। तो कितना हो गया? ये आ गया, ये अच्छा 3:2 उसमें आ जाएगा ना, और 2 में। ठीक है, समझ में आई ये वाली एंट्री?
इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 9000। इधर देखो इन्वेस्टमेंट्स में लिखा है 1,20,000 की और 1,14,000 हो गई, 6,000 कम हुई है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो क्वेश्चन में टर्म लिखी हो वही लिखनी है, 9,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 6,000, और जो बच गया अमाउंट वो मुरारी और वोहरा इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना बचा है? 3,000, तो ये हो जाएगा 1,800 और 1,200, है ना? समझ में आया? नेक्स्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 2, कितना है? 7,200। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 900, कितना बचा? 7,200 माइनस 900, कितना बचा? 8,300 बचा ना। 8,300 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सॉरी 8,300 क्यों, 6,300, 6,300 सॉरी, 6,300 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इट इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। फिर असेट साइड पर आए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसकी एंट्री कर देंगे मुरारी वोहरा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6,000 है, तो 3,600 2,400। समझ में आ गया पूरा पार्ट? क्लियर? कोई डाउट? श्योर? बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है? A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio of 6:3:1. A, B और C 6:3:1. They take D into partnership with effect from 1st April 2024. The new profit sharing ratio between A, B, C and D will be A, B, C and D 3:3:3:1। फिर हमें जर्नल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये इंपॉर्टेंट है, एंट्री बोला है तो हमें इतनी डिटेल में सारी एंट्रीज नहीं करनी। एंट्री मतलब कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, एंट्री मतलब एंट्री, एक ही एंट्री करनी है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट, यहाँ पे चेंज इन पीएसआर का रोल भी आ गया ना। जर्नल रिजर्व 150, कंटिजेंसी रिजर्व 60, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है तो ऐड, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस है तो माइनस। ठीक है, तो ये आ गया 1,80,000 नेट इफेक्ट। अब ए का 6/10 माइनस 3/10, तो ये 3/10 हो गया। बी का 3/10 माइनस 3/10 0। सी का 1/10 माइनस 3/10 माइनस 2/10। इसका मतलब ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये गेन कर रहा है। हमारी जब एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो हम क्या कहते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो
अभी तक क्या हो रहा था, गेन कौन कर रहा था, न्यू पार्टनर, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, ओल्ड पार्टनर। तो डी जैसे है 0 माइनस 1/10, तो -1/10 गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या हो गई, सी डी टू ए में कितना अमाउंट आएगा, 180 इंटू 3/10, 54। सी और डी में 54 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। ये आ गया 18,000, ये आ गया 36,000। तो जब भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पूछी जाएगी तो सेम कॉन्सेप्ट रखना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, चाहे वो एडमिशन का ही केस क्यों ना हो, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी मेंशन नहीं हो तो हम नॉर्मली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गॉट इट। तो इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स सीखेंगे और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे।